हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को ई के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिएगा क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ या तो ऋणावेशित हो जाती है या धनावेशित हो जाती है। इस कारण धातु की छड़ एवं धातु आयन के विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसे ई से दर्शाते हैं तथा वोल्ट में मापते हैं। देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिएगा हमारे पास एक धातु की छड़ है और इस धातु की छड़ को इसी धातु के आयनों वाले विलयन में डुबो दिया। एक धातु की छड़ है और इस धातु की छड़ को इसी धातु के आयनों वाले विलयन में डुबो दिया। जैसे जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में। इस प्रकार से जिस धातु की छड़ होती है उसी धातु के आयनों वाले विलयन में यदि उसको डुबो दिया जाए तो जो धातु की छड़ होती है वो या तो ऋणावेशित हो जाएगी या वो धातु की छड़ कैसी हो जाएगी, धनावेशित। याद कीजिएगा डेनियल सेल को। डेनियल सेल में जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया था तो बताओ जिंक धातु की छड़ कैसी हो गई थी, ऋणावेशित हो गई थी। और कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया था तो बताओ कॉपर धातु की छड़ कैसी हो गई थी, धनावेशित हो गई थी। तो बताइएगा जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले विलयन में यदि डुबोया जाए तो धातु की छड़ या तो ऋणावेशित हो जाएगी या धातु की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित। इस कारण से धातु की छड़ एवं विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसे ई से दर्शाते हैं और किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का। एक होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। एक होता है ऑक्सीकरण विभव, एक होता है अपचयन विभव। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण विभव की। देखिएगा ऑक्सीकरण विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले विलयन में, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले विलयन में डुबोने पर यदि धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ पर यदि कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो उत्पन्न होने वाले विभवांतर को या इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। जैसे मान लीजिएगा कोई धातु की छड़ है, उस धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले विलयन में डुबाया और इस धातु की छड़ पर बताओ कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो रही है, ऑक्सीडेशन की, मतलब ऑक्सीकरण की। तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। और ऑक्सीकरण विभव को ई एम ऑब्लिक एम प्लस एन के द्वारा शो करते हैं। इसको शो करने का तरीका आप अच्छे से देख लेना। ई एम ऑब्लिक एम प्लस एन, मतलब एम ऑब्लिक को यदि एरो का निशान मान लूँ तो बताओ एम किस में चेंज हो रहा है, एम प्लस एन में। मतलब ये प्रक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है। ये देखो ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे कितना था, 0, और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस एन हो गया। इसका मतलब ऑक्सीकरण विभव को शो करने के लिए पहले एम, फिर ऑब्लिक, फिर क्या लगाना है, ऑब्लिक, और फिर क्या लिखना है, m प्लस n। तो बताओ ऑक्सीकरण विभव को
दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ई एम ऑब्लिक एम प्लस एन। जैसे जिंक के लिए लिखें तो कैसे लिखेंगे, ई जेड एन ऑब्लिक जेड एन प्लस 2, या ई ओ एक्स डी का मतलब है ऑक्सीडेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बताइएगा ऑक्सीकरण विभव क्या होता है। यदि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ पर यदि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो बताओ उत्पन्न होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण विभव। और इसको दर्शाने के लिए ई फिर एम ऑब्लिक एम प्लस एन सिंबल का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा एक नोट लगा के बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, ऑक्सीकरण विभव वास्तव में किसी धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति को बताता है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीकरण विभव वास्तव में है क्या, ऑक्सीकरण विभव वास्तव में वह भौतिक राशि है जो इस बात को हमें बताती है कि उस धातु का कितनी आसानी से ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण विभव का मान जितना ज़्यादा होता है, ऑक्सीकरण विभव का मान जितना ज़्यादा होता है, अधिक होता है, धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। जैसे मान लीजिएगा किसी धातु का ऑक्सीकरण विभव 0.34 है और किसी दूसरी धातु का ऑक्सीकरण विभव 0.36 है, तो ये वाली जो धातु है ना, इसका ऑक्सीकरण इस धातु की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा। तो याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जिस धातु का ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है उसके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे अपचयन विभव की। अपचयन विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले विलयन में डुबोने पर यदि धातु की छड़ पर अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उत्पन्न होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है, अपचयन विभव। यानी यदि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो तब तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण विभव, और अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपचयन विभव। और इसको दर्शाने के लिए जो सिंबल काम में लेते हैं वो होता है ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम, यानी पहले m प्लस एन लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, मतलब ऑक्सीकरण अंक को गढ़ते हुए क्रम में शो करना है। और ऑक्सीकरण अंक यदि घटता है तो बताओ प्रक्रिया कौन सी होती है, अपचयन की। तो प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम या ई आर ई डी का मतलब होता है रिडक्शन। अब देखिएगा जिस प्रकार से ऑक्सीकरण विभव धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति को बताता है, उसी प्रकार से जो अपचयन विभव होता है वो वास्तव में क्या बताता है किसी धातु के अपचयित होने की प्रवृत्ति को। अर्थात धातु के अपचयन विभव का मान जितना अधिक होता है धातु के अपचयित होने की प्रवृत्ति उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा। तो अपचयन विभव का मान बढ़ने पर धातु के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है और ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ने पर धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब देखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, किसी धातु के ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं परंतु चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। किसी धातु के ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव के मान क्या होते हैं, बराबर, संख्यात्मक मान बराबर होंगे परंतु उनके चिन्ह क्या होंगे, विपरीत। क्या मतलब है इस बात का, जैसे मान लीजिएगा किसी धातु का ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.26 वोल्ट है, किसी धातु का ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.26 है, तो बताओ उस धातु का अपचयन विभव कितना होगा, माइनस 0.26 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्यात्मक मान क्या है, बराबर, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत। जैसे एक एग्जांपल और लें, किसी धातु का ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.54 वोल्ट है, तो बताओ अपचयन विभव कितना होगा, माइनस 0.54 वोल्ट। संख्यात्मक मान क्या होते हैं, बराबर, लेकिन बताओ चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं।
तो क्या निष्कर्ष निकला, ऑक्सीकरण विभव बराबर माइनस, ये देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, ऑक्सीकरण विभव बराबर माइनस अपचयन विभव। अब हम बात करेंगे सेल विभव क्या होता है। अब हम बात करेंगे सेल विभव क्या होता है। देखिएगा, किसी सेल के एनोड के ऑक्सीकरण विभव व कैथोड के अपचयन विभव का योग उस सेल का सेल विभव कहलाता है। मान लीजिएगा हमारे पास कोई सेल है, सेल में आप जानते हो एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है। तो एनोड का जो ऑक्सीकरण विभव है और कैथोड का जो अपचयन विभव है, उन दोनों का योग क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। तो आपसे कोई पूछ ले सेल विभव की परिभाषा बताओ, तो सेल विभव की परिभाषा क्या होगी, किसी सेल के एनोड के ऑक्सीकरण विभव एवं कैथोड के अपचयन विभव का योग उस सेल का सेल विभव कहलाता है। इसे ई सेल से दर्शाते हैं। और बताओ किस में मापेंगे, वोल्ट में ही मापेगा। तो बताओ इसे किससे दर्शाते हैं, ई सेल से। अर्थात हम कह सकते हैं सेल विभव यानी ई सेल बराबर होता है एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का अपचयन विभव। तो बताओ वापस से सुन लीजिएगा, सेल विभव ई सेल बराबर होता है एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का अपचयन विभव। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण विभव बराबर होता है माइनस अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव बराबर क्या होता है, माइनस अपचयन विभव। इसलिए इस संबंध को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये देखो, ये जो एनोड का ऑक्सीकरण विभव है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस एनोड का अपचयन विभव। ये एनोड का जो ऑक्सीकरण विभव है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एनोड का अपचयन विभव, क्योंकि ऑक्सीकरण विभव बराबर क्या होता है, माइनस अपचयन विभव। तो एनोड का ऑक्सीकरण विभव की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एनोड का ऑक्सीकरण विभव है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस एनोड का अपचयन विभव। तो बताओ, जब यहाँ पर माइनस एनोड का अपचयन विभव लिख दोगे तो ये जो संबंध है ना, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से। ये देखो, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। जब इसको आप माइनस का करके लिखोगे तो इसको इधर लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। अब देखो, कैथोड के अपचयन विभव को ई कैथोड बोल दें और एनोड के अपचयन विभव को ई एनोड बोल दें, तो बताओ हमारे पास ये जो संबंध है ये किस प्रकार से प्राप्त होगा, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। समझ में आ गया होगा। कैथोड के अपचयन विभव को क्या बोल दिया, ई कैथोड बोल दिया। एनोड के अपचयन विभव को क्या बोल दिया, ई एनोड बोल दिया। तो बताओ ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान रखें, ये सूत्र जब भी आप काम में लो तो इस सूत्र में मान हमेशा किसके रखने हैं, अपचयन विभव के। क्यों, क्योंकि अपचयन विभव को ही हमने क्या माना है, ई कैथोड, और एनोड के अपचयन विभव को हमने क्या माना है, ई एनोड। हमने क्या, IUPAC ने माना है। IUPAC क्या कहती है कि जब तक कुछ ना कहा जाए, दिया गया इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अपचयन विभव होता है। चलिएगा, अब हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की। अब हम बात करेंगे किसकी, मानक इलेक्ट्रोड विभव की। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ई नॉट। ये ऊपर जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, ये जो गोल सर्किल होता है, इसको नोट बोला जाता है। देखो इसमें भी लगा हुआ है। तो बताओ मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे दर्शाते हैं, ई नोट से। क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाए, जब किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। तो बताओ मानक परिस्थितियाँ क्या है, मानक परिस्थितियों का मतलब तापमान का मान 25 डिग्री सेल्सियस, दाब का मान 1 atm और C का मतलब है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता 1 m। तो बताओ मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यदि किसी इलेक्ट्रोड के या जब किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों यानी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm
और कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता कितनी एक कैपिटल M में ज्ञात किया जाता है तो इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसे E0 RED से दर्शाते हैं। वह किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। E0 RED की जगह आप E0 M + N इसे E0 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? E0 से। वो गलत लिखा हुआ था, उसको सही कर दिया है मैंने। इसे E0 से दर्शाते हैं और किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। तो बताओ मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है तो इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से दर्शाते हैं, वह वोल्ट में मापते हैं। अब हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का था उसी प्रकार से मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। नंबर 1 मानक ऑक्सीकरण विभव और नंबर 2 मानक अपचयन विभव। सबसे पहले हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? देखिए मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है उसको हम समझेंगे। मानक ऑक्सीकरण विभव किसी धातु का मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया गया ऑक्सीकरण विभव मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। बहुत सरल सी परिभाषा मैंने आपको लिख के दी है। जब किसी धातु का मानक परिस्थितियों में ऑक्सीकरण विभव ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मानक ऑक्सीकरण विभव। इसे E0 M + N इसे E0 M / M + N या E0 OXD से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बस वही तरीका है, बस नोट लगा देना है। ठीक है, नोट लगा के एक बात लिखी हुई है। मानक ऑक्सीकरण विभव वास्तव में किसी धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति को बताता है। धातु के मानक ऑक्सीकरण विभव का मान जितना अधिक होता है धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी क्या होती है? अधिक होती है। तो याद रखिएगा मानक ऑक्सीकरण विभव जितना अधिक होता है धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। अब हम बात करेंगे मानक अपचयन विभव की। किसी धातु का मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया गया अपचयन विभव मानक अपचयन विभव कहलाता है। किसी धातु का मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया गया अपचयन विभव क्या कहलाता है? मानक अपचयन विभव। इसको कैसे दर्शाएंगे बताओ? E0 M + N / M या E0 RED के द्वारा दर्शाया जाता है। मानक अपचयन विभव वास्तव में किसी धातु के अपचयित होने की प्रवृत्ति को बताता है। धातु के मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक होता है धातु के अपचयित होने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। देखिएगा ये सारा मैटर जो हमने पहले अभी पढ़ा है उसके समान ही है, बस एक ही अंतर है, यहाँ पे मानक शब्द लग गया है क्योंकि परिस्थितियाँ यहाँ पे हम कौन सी लेके चल रहे हैं? मानक परिस्थितियाँ लेके चल रहे हैं। किसी धातु के मानक ऑक्सीकरण विभव व मानक अपचयन विभव के मान संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ये देखिएगा मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर होता है माइनस मानक अपचयन विभव। जैसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव का मान -0.65 वोल्ट है तो उसका मानक अपचयन विभव कितना होगा? +0.65 वोल्ट। अब हम बात करेंगे मानक शेल विभव की। किसी सेल के एनोड के मानक ऑक्सीकरण विभव व कैथोड के मानक अपचयन विभव का योग उस सेल का मानक शेल विभव कहलाता है। तो देखिएगा वही परिभाषा है, सिर्फ यहाँ पे मानक शब्द हमने जोड़ दिया। किसी सेल के एनोड के मानक ऑक्सीकरण विभव व कैथोड के मानक अपचयन विभव का योग उस सेल का क्या कहलाता है? मानक शेल विभव। इसे E0 सेल से दर्शाते हैं। तो बताओ मानक शेल विभव बराबर क्या होगा? एनोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का मानक अपचयन विभव। उपरोक्त संबंध को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिएगा ये जो एनोड का मानक ऑक्सीकरण विभव लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ
एनोड का मानक अपचयन विभव। एनोड का मानक ऑक्सीकरण विभव जो है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। तो बताओ जैसे आप इसको माइनस का करोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, मानक शेल विभव इज इक्वल टू कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। क्या किया, एनोड का मानक ऑक्सीकरण विभव जो है उसको अपचयन विभव के रूप में लिख दिया और आगे बताओ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो माइनस लगते ही अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। कैथोड के मानक अपचयन विभव को ई नॉट कैथोड व एनोड के मानक अपचयन विभव को ई नॉट एनोड लिखा जाता है। अतः मानक सेल विभव का सूत्र निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड के मानक अपचयन विभव को क्या लिख दिया, ई नॉट कैथोड। एनोड के मानक अपचयन विभव को क्या लिख दिया, ई नॉट एनोड। तो बताओ ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ध्यान रखिएगा उपरोक्त सूत्र में मान हमेशा किसके रखने हैं, मानक अपचयन विभव के होते हैं। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि आपको अभी तक जो मैंने मैटर पढ़ाया है वो आपको समझ में आ जाए। पहला प्रश्न दे रखा है जिंक का मानक अपचयन विभव माइनस 0.76 वोल्ट है, तो बताओ इसका मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि मानक अपचयन विभव एवं मानक ऑक्सीकरण विभव के संख्यात्मक मान आपस में क्या होते हैं, समान, चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत। तो बताओ माइनस 0.76 वोल्ट यदि मानक अपचयन विभव है तो मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, प्लस 0.76 वोल्ट। अगला प्रश्न है कॉपर का मानक अपचयन विभव यदि प्लस 0.34 वोल्ट हो तो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट। मतलब संख्यात्मक मान समान लेकिन चिन्ह क्या होंगे, विपरीत। क्वेश्चन नंबर 3 है जिंक का मानक अपचयन विभव माइनस 0.76 वोल्ट है तो मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, प्लस 0.76 वोल्ट। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर लिखी हुई भी है। IUPAC के अनुसार यदि आपको कोई जानकारी नहीं दे रखी हो तो आपको दिया गया इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव मानना है। मतलब आपको कोई जानकारी नहीं दे रखी है कि दिया गया इलेक्ट्रोड विभव कौन सा है, ऑक्सीकरण है कि अपचयन, तो आपको उसको क्या मानना है, अपचयन विभव मानना है। जैसे एक सवाल है इस पर आधारित, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव यदि प्लस 0.34 वोल्ट हो एवं जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.76 वोल्ट हो तो इन दोनों धातु की छड़ों से बने सेल का मानक सेल विभव कितना होगा। तो देखिएगा ये जो आपको इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं, बताओ कौन से मानोगे आप इनको, मानक अपचयन विभव मानोगे। क्यों, क्योंकि आपको कोई जानकारी नहीं दे रखी है, और जब कोई जानकारी नहीं दे रखी हो तो दिया गया इलेक्ट्रोड विभव आपको क्या मानना है, अपचयन विभव मानना है। तो आपसे सेल का मानक सेल विभव पूछा है, तो बताओ आप जानते हो कि ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा, देखिएगा। हालांकि ये बात मैं आपको आगे समझाऊंगा, और मैंने डेनियल सेल में भी बताया था आपको कि जो धातु ज़्यादा सक्रिय होती है वो एनोड होती है और जो धातु कम सक्रिय होती है वो कैथोड होती है। तो बताओ यहाँ पे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन है, जिंक है, और कम सक्रिय धातु कौन है, कॉपर। क्यों है, कैसे है, वो आप आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पढ़ोगे, उसको वहाँ पर एक बार वापस से बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे जिंक एनोड है और कॉपर क्या है, कैथोड। ये आप डेनियल सेल में भी पढ़ चुके हो। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड कितना होगा, कॉपर का कितना दे रखा है बताओ, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस फिर माइनस 0.76 वोल्ट। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1.10 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव यदि 0.34 वोल्ट
हो तथा जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.76 वोल्ट हो तो इन दोनों धातुओं की छड़ों से बने सेल का मानक सेल विभव कितना होगा। तो कैसे किया, हम जानते हैं ई नोट सेल इज इक्वल टू होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड कौन है, कॉपर, तो कॉपर का लिख दिया प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस जिंक का लिख दिया माइनस 0.76 वोल्ट। सॉल्व किया कितना आ गया 1.10 वोल्ट। अगला टॉपिक है सेल विभव एवं विभवांतर में अंतर। सेल विभव एवं विभवांतर में अंतर। देखिएगा सेल विभव क्या होता है, यह सेल के खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है। यह सेल के खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का क्या होता है, अंतर। मैंने आपको बताया था ई सेल इज इक्वल टू क्या बताया था, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बताओ दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर तो क्या होता है, सेल विभव। और विभवांतर क्या होता है, सेल के बंद परिपथ में, सेल के बंद परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर। तो सेल विभव और विभवांतर में पहला अंतर ये है कि जब आप खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर निकालोगे तब तो वो होगा सेल विभव, और बंद परिपथ में निकालोगे तो वो क्या होगा, विभवांतर। दूसरा अंतर है सेल विभव जो होता है वो सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल विभव जो होता है वो सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, और विभवांतर जो होता है वो सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तीसरा अंतर है सेल विभव का जो मापन है वो विभव मापी से किया जाता है, जबकि विभवांतर का जो मापन है वो किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। अब हम बात करेंगे संदर्भ इलेक्ट्रोड की। किसकी बात करेंगे, संदर्भ इलेक्ट्रोड की। सबसे पहली बात, संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिएगा किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करना हो, किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को यदि ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। उस इलेक्ट्रोड को ही क्या कहा जाता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा संदर्भ इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से किया जाता है। और संदर्भ इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड, एक होता है द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड। प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड का मतलब जिसका उपयोग प्राथमिकता से किया जाए, और उसका उदाहरण है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बताओ शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, SHE। मानक यानी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का S, हाइड्रोजन का H और इलेक्ट्रोड का E हमने ले लिया। द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड जिसका उपयोग प्राथमिकता से नहीं किया जाए उसे द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड कहेंगे। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड एवं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो बताओ द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड के कितने उदाहरण हैं, दो। हमारे सिलेबस में आपको याद रखना है, एक तो कैलोमल इलेक्ट्रोड और एक कौन सा, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। और प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड का उदाहरण क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी एक प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड का नाम लिखिए, तो आप लिखोगे SHE। और आपसे पूछे किसी द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड का उदाहरण लिखो, तो आप या तो लिखोगे कैलोमल इलेक्ट्रोड या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड को Hg2Cl2 इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, क्योंकि कैलोमल का सूत्र क्या होता है, कैलोमल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका सूत्र होता है Hg2Cl2। मर्क्यूरस क्लोराइड, क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं इसको, मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे Hg जो है वो +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है। अब हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो देखिएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। कैसा संदर्भ इलेक्ट्रोड है, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड है।
यानी यह एक प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। इसका उपयोग क्या है, किसी अन्य इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। IUPAC के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। IUPAC ने इसका इलेक्ट्रोड विभव, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना मान रखा है बच्चों, 0 मान रखा है। तो याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव IUPAC ने कितना निर्धारित कर दिया, 0। और इसके संदर्भ में हम किसी अन्य इलेक्ट्रोड का क्या निकालते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र निम्न प्रकार है। ये देखिएगा, इस इलेक्ट्रोड का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में 1mH+ आयन का विलयन भरा रहता है। किसका विलयन भरा रहता है, 1mH+, यानी H+ आयन का ऐसा विलयन जिसकी मोलरता कितनी हो, 1 mMo। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर परिस्थितियाँ कैसे लेके चलनी है, मानक। ठीक है। अब इसमें एक कांच की नली लगी होती है, आप कांच की नली देख पा रहे हैं। इस कांच की नली में क्या होता है, एक प्लेटिनम का तार लगा हुआ होता है। ये प्लेटिनम का तार है, देखो। और इस प्लेटिनम के तार के नीचे PT ब्लैक युक्त एक PT की पट्टिका लगी होती है। तो बताओ, ये तो क्या है, प्लेटिनम का तार। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है कांच की नली। ये जो विलयन भरा हुआ है वो किसका है, 1mH+ आयन का विलयन। नीचे जो पट्टी लगी हुई है वो किसकी है, PT ब्लैक युक्त PT की पट्टिका, मतलब प्लेटिनम की एक पट्टिका होती है जिसपे PT ब्लैक की पॉलिश की रहती है। और इस कांच की नली के पार्श्व से कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो बताओ, SHE की बनावट आपको समझ में आ गई होगी। एक बार वापस से बता देता हूँ, SHE की बनावट क्या है, एक पात्र है जिसमें 1mH+ आयन का क्या भरा हुआ है, विलयन। ठीक है। इसमें एक कांच की नली लगी हुई है इस प्रकार से। इस कांच की नली के पार्श्व में एक छोटी सी नली और है जिसमें से कौन सी गैस प्रवाहित होगी, बताओ, हाइड्रोजन गैस। कितने ATM दाब पर, 1 ATM दाब पर। कमरे का तापमान कितना होगा, बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मानक परिस्थितियाँ लेनी है। इस कांच की नली के अंदर एक प्लेटिनम का तार लगा हुआ है जिसके निचले सिरे पर PT ब्लैक युक्त क्या है, PT की पट्टिका। ये डायग्राम बोर्ड की एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से क्या करोगे, याद करोगे। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र देखिएगा। अब इसकी बनावट क्या है, चित्रानुसार इस इलेक्ट्रोड का निर्माण करने के लिए कांच की नली से घिरा प्लेटिनम का एक तार। ये देखो, कांच की नली आपको दिखाई दे रही है, कांच की नली से घिरा हुआ प्लेटिनम का क्या है, बताओ, तार, जिसके निचले सिरे पर PT ब्लैक युक्त PT की पट्टिका लगी होती है। ये देखो, PT की पट्टिका लगी हुई है कि नहीं हुई, PT ब्लैक युक्त PT की पट्टिका लगी होती है, को 1mH+ आयनों के विलयन में डुबो देते हैं। ठीक है, डुबोया था अभी अपन ने। कांच की नली के पार्श्व से 1 ATM दाब पर बुलबुलों के रूप में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये देखो, कांच की नली जो है, ये कांच की नली है। इस कांच की नली के पार्श्व से कौन सी गैस प्रवाहित की जा रही है, हाइड्रोजन गैस। और कितने ATM दाब पर प्रवाहित की जा रही है, 1 ATM दाब पर प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है, देखो, इस हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा PT के तार पर अधिशोषित हो जाती है। जो आपने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की ना, उस हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा क्या होती है, प्लेटिनम के तार के ऊपर चिपक जाती है, ऊपरी सतह पर। इस प्रक्रिया को कहते हैं अधिशोषण। तो हम कहते हैं यहाँ पर अधिशोषित हो जाती है, और शेष मात्रा विलयन में जाके क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। अब क्या होगा, बताओ, प्लेटिनम के तार के ऊपर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, और बाकी की मात्रा किस में घुल गई, उस विलयन में। कौन से विलयन में, 1mH+ आयन के विलयन में। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और विलयन में उपस्थित H+ आयनों के मध्य निम्न प्रकार एक साम्य स्थापित हो जाता है। ये साम्य आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस किस में बदल रहा है, 2H+ में, और 2H+ किस में बदल रहा है, हाइड्रोजन गैस में। यानी हाइड्रोजन गैस पहले क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के 2H+ आयन बनाएगी, और विलयन से 2H+ आयन उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके वापस कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसे हम साम्य अवस्था कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के H+ आयनों में बदलने की जो रेट है, जो वेग है, वो बराबर हो जाता है किसके, H+ आयन के किस में बदलने के वेग के,
H2 गैस में बदलने के वेग के। ऐसा आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है इनके अंदर। यानी तार से क्या होता है, मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ। इस वायर के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस चिपकी हुई है ना, अधिशोषित हो रखी है, वो हाइड्रोजन गैस किस में आती है, विलयन में, और विलयन से H+ किस पे जाते हैं, वायर के ऊपर, तार के ऊपर। उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बताओ कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर एक साम्य स्थापित हो जाता है। साम्यावस्था की स्थिति में यह एनोड व कैथोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है। ये जो SHE है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एनोड और कैथोड दोनों के रूप में क्या कर सकता है, कार्य। यदि एनोड के रूप में कार्य करता है तो H2 गैस का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, मैंने आपको बताया था एनोड के रूप में जब भी कोई वायर या छड़ काम करेगी तो उस पर हमेशा कौन सी प्रक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की। तो H2 गैस का यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये देखो आप, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीकरणांक 0 से कितना हो गया, +1 हो गया। एनोड के रूप में SHE का प्रदर्शन कैसे करेंगे, ये देखो सबसे पहले प्लेटिनम लिखेंगे। एनोड के रूप में यदि SHE का प्रदर्शन करना है तो सबसे पहले प्लेटिनम के ऊपर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कितने एटीएम दाब पर, 1 एटीएम दाब पर। फिर एक खड़ी डंडी या ऑब्लिक लगा देंगे H+ और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 1m। उसके आगे लवण सेतु आ जाएगा और इस इधर वो इलेक्ट्रोड आ जाएगा जो कैथोड के रूप में, यानी जिसका हमें क्या ज्ञात करना है, मानक इलेक्ट्रोड भी। वो प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा। तो बताओ, एनोड के रूप में इसका प्रदर्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले धातु लिख देंगे Pt के ऊपर कौन सी गैस अधिशोषित हुई, हाइड्रोजन। तो कोमा लगा के हाइड्रोजन लिख देंगे। फिर कोष्टक में हम लिख देंगे 1 एटीएम, यानी उस गैस को हमने कितने एटीएम दाब पर प्रवाहित किया, 1 एटीएम पर। फिर हम एक खड़ी डंडी या ऑब्लिक लगाएंगे। फिर H+ यानी वो जो धातु का तार है ना, प्लेटिनम का तार जिस पे हाइड्रोजन गैस है, वो किस विलयन में डूबा हुआ है, H+ के विलयन में। तो H+ और फिर उसकी क्या लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन। यदि ये कैथोड के रूप में कार्य करता है तो H+ का अपचयन निम्न प्रकार होता है। H+ का अपचयन निम्न प्रकार होता है। 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन = H2 गैस। कैथोड के रूप में C का प्रदर्शन, देखो कैथोड के रूप में C का प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले H+ कोष्टक में AQ लिख दिया क्योंकि वो एक्वस है। फिर 1m कॉन्सेंट्रेशन लिख दी वापस कोष्टक लगा के। फिर एक खड़ी डंडी H2 गैस, और बताओ H2 गैस किस पर अधिशोषित है, प्लेटिनम के तार पर। और H2 गैस के कोष्टक में क्या लिखना है, 1 एटीएम। तो आप इस प्रदर्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमने बात की कैथोड के रूप में SHE का प्रदर्शन किस प्रकार होता है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा किसी अन्य इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। वो प्रक्रिया मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।